Hello, students, and welcome to Prep IAS. My name is Shubhangi Sharma. I'm your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE Prelims 2023. We are doing History and Culture, and as a part of this particular lecture, we are going to talk about Buddhism and Jainism. So let's begin. Now students, when we talk about Buddhism and Jainism, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए that this is one of the most important topics for your CSE prelims examination. Every year at least one and sometimes more than one, at least two questions, एक से दो question आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म से देखने को मिलते हैं. अब लास्ट के कुछ सालों के अंदर हम देख रहे हैं जैनिज्म बुद्धिज्म से और डेप्थ के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको बुद्धिज्म और जैनिज्म की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है. यहाँ पे स्टूडेंट्स जैनिज्म और बुद्धिज्म की बात करें तो ये दोनों जो हैं हेटेरोडॉक्स, दीज टू आर नोन एज हेटेरोडॉक्स सेक्ट और दे आर ऑल्सो नोन एज श्रमणिक or they are also known as Shramanic religions. In that context, students, who is a Shramana? So basically, a Shramana is someone who upholds the ascetic ideal. असेटिक आइडियल का मतलब ये होता है कि मटीरियलिज्म से दूर, रिचुअलिज्म से दूर एक असेटिक आइडियल के साथ रहने वाले जो लोग होते हैं उनको श्रमणा कहा जाता है. और हम देख रहे हैं कि वैदिक पीरियड की वजह से जो इलेबोरेट रिचुअल्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मटीरियलिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है, इसको चैलेंज करने के लिए जैनिज्म बुद्धिज्म आएंगे. ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करने के लिए जैनिज्म बुद्धिज्म का उदय होगा. स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट दो लेक्चर्स में देखा है कि 600 BC के तहत इंडिया के अंदर 3 पर्टिकुलर फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं. इसके अंदर हमारे पास में महाजनपद्स हैं जिनका डिस्कशन हमने सबसे पहले किया था. उसके बाद में हमारे पास फॉरेन इन्वेजन्स हैं जिसके अंदर हमारे पास में ईरानियंस और मैकेडोनियंस आते हैं. फॉरेन इन्वेजन्स के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे यहाँ रिलीजियस लैंडस्केप में 2 नए हेटेरोडॉक्स रिलीजन्स उदय हो रहे हैं एंड दीज आर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. यहाँ पे स्टूडेंट्स बात ये है कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट 62 सेक्ट, कम से कम 62 और सेक्ट इमर्ज हुई थी, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 पॉपुलर हो पाई एंड दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. In that context, students, we are going to first deal with Buddha and his religious philosophy, and then we are going to proceed further and talk about Mahavir and Jainism. So here, students, let's start with a simple profile of Lord Buddha. बुद्धा कौन थे, बुद्धा कहाँ पर पैदा हुए थे और कैसे उन्होंने अपनी नॉर्मल लाइफ को छोड़ के आगे जाके ascetic path को चूज किया. So basically, students, Buddhism is founded by Gautam Buddha, as we all know, and he was given the name Siddharth by his parents. इनके फादर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो his father was named as Sudodhana and he was the chief of the Sakya clan. Apart from that, students, his mother's name is Maya and she was the princess of the Koliya clan. Now here, students, it will be important to note that when we talk about Gautam Buddha, he belonged to a Gana Sangh. गण संघ से आते हैं ये. गण संघ क्या होते हैं? हमारे सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स, जिनको हम ओलिगार्की भी कहते हैं. मैंने आपको बताया था कि जो हमारे गण संघ होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अंदर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बहुत कम होती है. सिर्फ 2 कैटेगरीज हमें देखने को मिलती है, क्षत्रिय, और क्षत्रिय के साथ दास काम कर रहे होते हैं वहां पे एग्रीकल्चरल लैंड्स के ऊपर. गण संघ के अंदर हम देखते हैं कि पावर जो होती है वो शेयर्ड होती है इंस्टेड ऑफ अ मोनार्की, वेर इन वी सी दैट इन अ मोनार्की पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ 1 person. So that is why, students, you will see they are coming from more power sharing areas such as Gana Sanghs, and this is something that is also going to impact the manner in which Buddha is thinking. When we talk about the birthplace of Buddha, students, he was born in Lumbini, which is in modern day time known as Rumini Dei, and this is located in Nepal. Apart from that, students, it will be important to note that he died at a place known as Kushinagar, which is in Uttar Pradesh, and this was the capital of another kingdom known as the Malls. The event with which
बुद्धा डाइज इज नोन एज महापरिनिर्वाणा। सो बेसिकली बुद्धा की लाइफ के जो भी मेजर इवेंट्स है, चाहे उनके पैदा होने वाला इवेंट हो गया, उसके अलावा उनके एनलाइटनमेंट का इवेंट हो गया, हर इवेंट के साथ में कुछ नेम्स अटैच्ड है। तो यहाँ पे जब बुद्धा मरते हैं, व्हेन ही डाइज फाइनली स्टूडेंट्स, दैट पर्टिकुलर इवेंट इन बुद्धिज्म इज नोन एज महापरिनिर्वाणा. So this is the basic introduction of Buddha. Now let's proceed further and understand about his life. So students, as you can see, Buddha was someone who was already born a prince. You can see his father was a king and his mother was a princess. Now, when we talk about Siddhartha Gautam, he at the age of 29, he decides that I am going to leave my palace, I am going to leave all these material comforts, and I want to search for the true meaning of life. I want to attain liberation. As a result, students, there are certain places that Buddha visits once he leaves his home. These places students are listed right in front of you. तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने घर से निकलते हैं और पहुंचते हैं वैशाली. एम क्या है घर से निकलने का, कि उनको एनलाइटनमेंट चाहिए. ही वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ. So first of all, he visits Vaishali, and here students he learns about the Sankhya school of philosophy. We have already dealt with the topic of Indian philosophical schools, wherein I have told you about the Sankhya school of philosophy. However, students, Buddha does not feel satisfied after studying the philosophy of Sankhya, and that is why he decides to proceed further and goes on to Rajgriha, and here he learns about the second school of philosophy, which is Yoga. After learning Sankhya and Yoga, he reaches Uruvel. Students, Uruvel is something that is also identified with Bodh Gaya. Uruvel is also something that is identified with Bodh Gaya. And here, under a peepal tree, we say that Buddha had attained enlightenment at the age of 35. And this particular event, students, in his life is known as Sambodhi. तो अभी तक अपन दो इवेंट्स की बात कर चुके हैं. एक इवेंट का नाम है महापरिनिर्वाणा, जिसमें बुद्धा की डेथ होती है, और जब वो एनलाइटनमेंट अटेन करते हैं उस इवेंट को बोला जाता है संबोधि. Apart from that, students, you will see that after attaining enlightenment, naturally, what is Buddha going to do? He is going to share the information that he has acquired in all this time with other people. As a result, he delivers his first sermon at a place known as Sarnath, and this particular event in Buddhism is known as Dhammachakra Parivartana. Dhammachakra Parivartana का मतलब होता है वो इवेंट जिसमें बुद्धा पहली बार अपनी रिलीजियस टीचिंग्स और लोगों के साथ बांट रहे हैं. Apart from that, students, you will see that the maximum number of sermons were delivered by Buddha at Shravasti. At the same time, he made Magad his promotional center. मगध को इन्होंने अपना प्रमोशनल सेंटर बनाया, और मगध के जो किंग्स थे वो बुद्धा को पेट्रोनाइज भी किया करते थे. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने सारी मेजर प्लेसेस देखी जहां बुद्धा विजिट करते हैं, और इन्हीं बीच में उनको एनलाइटनमेंट भी अटेन हो जाता है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे बोला जाता है अष्ट महास्थान. This Ashta Mahasthan, students, refers to 8 major places that have an influence in the life of Lord Buddha. So Ashta Mahasthan का मतलब क्या हो गया? 8 places. These are 8 places which are associated with the life of Buddha, and they have an impact on the life of Buddha. अष्ट महास्थान में स्टूडेंट्स एक तो हमारे पास में हो गई वैशाली, एक हो गई राजगृह, एक हो गई उरुवेल, एक हो गई सारनाथ, और एक हो गई श्रवस्ती. सो 5 प्लेसेस के नाम तो हमने ऑलरेडी यहीं पर देख लिए हैं, जिसमें एक है आपके पास में वैशाली, राजगीर, उरुवेल या फिर बोध गया, सारनाथ और श्रवस्ती. ये 5 हो गई. इसके अलावा 3 और जगह हैं स्टूडेंट्स, उसमें एक है लुम्बिनी, एक है कुशीनगर, और एक और प्लेस है जिसे हम कहते हैं सांकीसा. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स शुरू की 5 प्लेसेस की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमने ऑलरेडी देख ली है. एक जगह पे उन्होंने सांख्या सीखा, योगा सीखा, एक जगह पे उन्हें एनलाइटनमेंट मिली, एक जगह पे उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, और एक जगह पे उन्होंने अपने सबसे ज्यादा सरमन्स दिए हैं. लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी की क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, एंड कुशीनगर इज द प्लेस वेर इन ही पास्ड अवे. अपार्ट फ्रॉम दैट ओनली 1 प्लेस इज लेफ्ट विच इज सांकीसा. तो सांकीसा के साथ एक मिथिकल स्टोरी, एक माइथोलॉजिकल स्टोरी एसोसिएटेड है, और इसमें कहा जाता है कि बुद्धा एक बार हेवन विजिट करते हैं,
और वहां पे वो जो देव होते हैं उन लोगों को अभिधम्म पिटक सिखाकर आते हैं। अभिधम्म पिटक के ऊपर प्रोबेबली एक लेक्चर देकर आते हैं। और वहां से जब बुद्धा वापस अर्थ की तरफ आते हैं, देन ही लैंड्स इन सांकीसा, एंड दैट इज व्हाई दिस इज कंसिडर्ड द 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो यहाँ पे अष्ट महास्थान का क्या कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर कौन सी प्लेसेस आती हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे। With this, students, let's proceed further and start understanding about the religious teachings of Lord Buddha. So basically, students, the core essence of the teachings of Buddha is something which is compiled into a single term which is known as Triratan or the three jewels. Triratan or the three jewels. बुद्धा का जो एसेंस है ओवरऑल, उन्होंने जो पढ़ाया है उसका कंप्लीट एसेंस जो है, दैट कम्स इनटू त्रिरत्न विच इज बुद्धा, हिज धम्म एंड हिज संघ। तो यहाँ पे बुद्धा खुद, उसके अलावा बुद्धा ने जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट बनाई थी धम्म, रिलीजियस फिलॉसफी बनाई थी धम्म, और उसके अलावा जो उन्होंने रेसिडेंशियल एस्टैब्लिशमेंट बनाई थी संघ, ये तीनों मिलके बुद्धिज्म की कोर फिलॉसफी का पार्ट बनते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जब बुद्धा प्रीच करना शुरू कर देते हैं, जब वो अपने रिलीजियस टीचिंग्स और लोगों में प्रीच करना शुरू करते हैं, तो नेचुरली ही अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स। Here in students we have taken the names of the first 5 philosophers of Lord Buddha, which is Asvajit, Upali, Moggallana, Sariputra and Anand. Here students, it will be important to note that Upali was the chief disciple of Lord Buddha, whereas when we talk about Anand, he was the favorite disciple of Lord Buddha. तो इन पांचों के नाम हमें याद रखने हैं क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में टाइम एंड अगेन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक बहुत ही रिच मर्चेंट है श्रावस्ती से, जिनका नाम है अनंत पिंडिका, और ये भी बुद्धा के फॉलोवर बन जाते हैं और बुद्धा के ऑर्डर को बहुत ज्यादा डोनेशंस दिया करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इट बी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द संघ ऑफ लॉर्ड बुद्धा, संघ के अंदर कौन आके रह रहे हैं, वो लोग जो बुद्धा के फॉलोवर्स बन गए हैं और बुद्धा के साथ रहने लग गए हैं। So these people, students, form the part of Buddhist Sangha, and initially only men were allowed to enter the Sangha. But upon the request of his mother and his chief and favorite disciple, Buddha allowed women as well to enter the Sangha. तो पहले women को permission नहीं थी, बाद में मिली है women को संघ enter करने की permission। यहाँ पे स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बुद्धिज्म की कोर फिलॉसफी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, इसके अंदर हमारे पास 2 मेजर चीजें हैं पढ़ने की। इसमें पहले हैं 4 नोबल ट्रूथ्स एंड द सेकेंड वन इज द 8-fold पाथ। 4 नोबल ट्रूथ्स जो हैं, ये एक तरह से एक स्टोरी है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बुद्धा कहते हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, जो दुनिया है वो दुख से भरी हुई है। अब यहाँ पे ये जो सफरिंग है, इसका एक कॉज होता है, और वो कॉज क्या है? द कॉज इज डिजायर, इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट टूवर्ड्स मे बी मटीरियल थिंग्स और योर इमोशंस, बिकॉज ऑफ विच देर इज अ लॉट ऑफ सफरिंग इन ह्यूमंस। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को वो बोलते हैं समुदाय। इसके बाद में वो ये कहते हैं, अगर आप ये सफरिंग रिमूव करना चाहते हैं तो आपको इसका कॉज रिमूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स यू विल हैव टू शेड योर डिजायर, और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? निरोध। अब यहाँ पे अगर आपको डिजायर शेड करना है, अपनी सफरिंग खत्म करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करेक्ट पाथ पता होना चाहिए, एंड दैट करेक्ट पाथ इज नोन एज द 8-fold पाथ, विच इज नोन एज द अष्टांगिक मार्ग। इसके अंदर किस तरह के पॉइंट्स आते हैं स्टूडेंट्स? राइट नॉलेज, राइट फेथ, ऑलवेज स्पीकिंग ट्रूथ, एटसेट्रा। सच काइंड ऑफ पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द अष्टांगिक मार्ग। Closely associated to the concept of Ashtangic Marg, students, is the concept of middle path, which was preached by Lord Buddha. So Lord Buddha was not one person who used to say कि आपको बहुत ही सीवियर asceticism में या एकदम भूखे रहना है, फैमिली से दूर रहना है, एटसेट्रा। नहीं, बुद्धा ये नहीं कहते थे। बुद्धा मध्यम मार्ग को प्रीच करते थे, मिडिल पाथ को प्रीच करते थे, जिसमें वो ये कहते थे कि ना तो आप एक्सेसिव लग्जरी में रहिए
और ना ही आप एक्सेसिव ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है पॉवर्टी, तो ना ही आप एक्सेसिव ऑस्टेरिटी में रहिए, क्योंकि दोनों ही चीजें घातक साबित हो सकती हैं। इंस्टेड अगर आप अपनी लाइफ को आसानी से गुजारना चाहते हैं तो आप मिडिल पाथ का रास्ता लीजिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्विक पॉइंटर्स में अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में सफरिंग है। सफरिंग का कॉज क्या है? अटैचमेंट और डिजायर। अगर आपको सफरिंग खत्म करनी है तो उसका कॉज यानी कि डिजायर खत्म करना पड़ेगा। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको करने के लिए हमें अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस स्टूडेंट्स फॉर्म्स द कोर्स of the teachings of Lord Buddha. With this, let's proceed further and understand that how did Buddha view the concepts of karma, nirvana. Nirvana is your liberation और हिंदुइज्म में इसको मोक्ष बोलते हैं, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो बुद्धा का कर्म थ्योरी, निर्वाण और भगवान के ऊपर क्या ओपिनियन था, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हम लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं तो बुद्धा इसके अंदर बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। He used to say that the present conditions of a human are determined by their past actions. Apart from that, he also believed that if somebody has, a good karma, this will reflect in their next life, and if they have a bad karma, that will also reflect in their next life. So that is why karma theory is something which was central to the theory of Buddhism, and Buddha truly believed that you carry your karma forward in the same life and even in the next life. Apart from that, students, you will see that Buddha used to preach that nirvana is the ultimate goal of life. Here in students, if we specifically define nirvana according to Buddha, nirvana means shedding of all desires. This, according to Lord Buddha, is the definition of nirvana. इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्वाणा। सो द आंसर विल बी शेडिंग ऑफ ऑल डिजायर्स। Apart from that, students, unlike the Vedic rituals, unlike the Vedic philosophy, which used to emphasize a lot on rituals, कि भाई अगर आप ऐसे यज्ञ करोगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे ये पूजा पाठ करोगे तो ये मिल जाएगा, बुद्धा का जो एम्फेसिस था वो एक मॉरल लाइफ जीने के ऊपर था। उन्होंने बोला कि रिचुअल्स वगैरह की कोई जरूरत नहीं होती, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको उनसे सब कुछ मिल जाए। इंस्टेड अगर आप एक कंटेन्ड हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको अपने खुद के मॉरल्स और अपने खुद के थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्म थ्योरी और निर्वाणा का कॉन्सेप्ट, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सिंपल, विद रिस्पेक्ट टू बुद्धिज्म सीधे सीधे लाइन आ जाती है कि बुद्धा डिड नॉट बिलीव इन दी कर्म थ्योरी। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर आप देखेंगे ये जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा, क्योंकि बुद्धा ने बहुत एम्फेसिस किया है कर्म की थ्योरी पे। उसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये पूछा जा सकता है कि भाई निर्वाणा का मीनिंग क्या होता है। तो निर्वाणा इज द कॉन्सेप्ट वेर इन वन शेड्स ऑल देयर डिजायर्स, एंड दैट इज हाउ वी से दैट दिस पर्सन हैज अटेन्ड निर्वाणा। Apart from that, students, when we talk about the discussion of God, you will see that Buddha neither accepted nor rejected the existence of God. सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो he kept quiet. जब भी बुद्धा से भगवान के बारे में पूछा गया कि भाई आप क्या मानते हैं, भगवान है या नहीं है, तो वो अपने डिसाइपल्स के सामने चुप रहते थे, कोई भी जवाब नहीं देते थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बुद्धा ने भगवान के अलावा सोल की एग्जिस्टेंस यानी कि आत्मा की जो एग्जिस्टेंस है इसके बारे में भी चुप्पी साधे रखी और कोई एक स्पेसिफिक जवाब सोल की एग्जिस्टेंस के ऊपर नहीं दिया। ऐसे कई सवाल थे स्टूडेंट्स जो बुद्धा से पूछे गए उनके डिसाइपल्स के थ्रू। इसमें से 4 या 5 कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर बुद्धा ने कभी आंसर नहीं किया, और 2 मेजर सवाल उसमें से ये हैं कि भगवान है या नहीं, और दूसरा सोल होती है या नहीं होती है। यहां पे स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चंस ऑन विच बुद्धा remained silent have a term accorded to them, and this, students, is known as avyakrat. This is known as avyakritas. तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पेसिफिकली टर्म और मीनिंग आ गई है आपके पास में। मैं आपसे पूछूं भाई बुद्धिज्म में अव्यकृत क्या होता है, तो आप मेरे को बोलेंगे मैम अव्यकृत वो होते हैं, वो सवाल हैं जिनके ऊपर बुद्धा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। एग्जाम्पल, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एग्जिस्टेंस ऑफ सोल।
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, भगवान के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब भी उनके डिसाइपल्स उनसे ये बातें पूछा करते थे तो वो उनको अपने ऊपर ध्यान देने पे और अपने एक्शंस पे ध्यान देने पे ज्यादा फोकस करने को कहते थे। With this students, let's proceed further and talk about the Buddhist concepts. तो हमने यहाँ पे बुद्धा के बारे में पढ़ लिया, कौन थे बुद्धा, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ डेथ हुई उनकी, अपनी लाइफ टाइम में कौन सी मेजर प्लेसेस उन्होंने विजिट करी और क्या उनकी रिलीजियस फिलॉसफी थी। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बुद्धा की 80 इयर्स की उम्र के अंदर डेथ हो जाती है कुशीनगर में। जब बुद्धा की डेथ हो जाती है तो नेचुरली अब जो उनके डिसाइपल्स हैं उनके पास नेक्स्ट एजेंडा क्या है, उनको क्या काम करना है, उनको फटाफट बुद्धा की टीचिंग्स, रिलीजियस टीचिंग्स को कंपाइल करना है जिससे कि वो खो ना जाए। और इसी के कारण स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एंशियंट इंडिया के अंदर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होते हैं। चारों का एम क्या है, बुद्धिस्ट रिलीजियस टीचिंग्स को कंपाइल करना। तो एक एक करके हम चारों बुद्धिस्ट काउंसिल देखते हैं, ये कहाँ पे हुए और यहाँ पे क्या मेजर चीजें होती हैं। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल जो है स्टूडेंट्स, ये राजगृह बिहार में होता है। स्पेसिफिक जगह की अगर बात करें तो इट वाज कंडक्टेड एट सत्तपनी केव। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, द रूलर हु पेट्रोनाइज्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज अजात शत्रु। अजात शत्रु की अपन बात कर चुके हैं, ये कौन है, ये बिंबिसर के सक्सेसर हैं, हर्यंक डायनेस्टी के रूलर थे, मगध पे रूल कर रहे थे। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट मंक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड करते हैं, इनका नाम है महाकश्यप। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का अगर अकम्पलिशमेंट देखें स्टूडेंट्स, तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 मेजर किताबें, सुत्त पिटक और विनय पिटक का कंपाइलेशन होता है बाय आनंद एंड उपाली। तो सुत्त पिटक आनंद के अंडर कंपाइल होती है और विनय पिटक जो है वो उपाली के अंडर कंपाइल होती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये दोनों बुद्धा के डिसाइपल्स थे। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड देना चाहूंगी। अगर हम बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें, वैसे हम इसको आर्ट एंड कल्चर में और अच्छे से कवर करेंगे, अभी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट में बता दे रही हूँ, एक स्नैप। सो बेसिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर की जो कोर लिटरेचर है उसको बोला जाता है त्रिपिटक। उसको हम कहते हैं त्रिपिटक या फिर 3 बास्केट्स। ये जो त्रिपिटक है इसके अंदर 3 किताबें आती हैं। एक है आपकी विनय पिटक, दूसरी है आपकी सुत्त पिटक और तीसरी है आपकी अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक की अगर बात करें हम तो इसमें बुद्धा की रिलीजियस टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है इन डायलॉग फॉर्म। इन डायलॉग फॉर्म इट्स लाइक कि आप बताएं भगवान क्या है और फिर बुद्धा जवाब दे रहे हैं, इस तरह से डायलॉग फॉर्म के अंदर, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सुत्त पिटक में बुद्धा की रिलीजियस टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है। विनय पिटक की अगर हम बात करें तो विनय पिटक संघ में रहने के रूल्स को कंपाइल करता है। जो भी मंक और नन, जो भी बुद्धिस्ट मंक और नन संघ में रह रहे हैं, उनको किस तरह से अपने जीवन व्यापन करना है, उसके रूल्स विनय पिटक के अंदर लिखे हुए हैं। अभिधम्म पिटक की अगर हम बात करें तो अभिधम्म पिटक इज द बेटर वर्जन ऑफ सुत्त पिटक। अभिधम्म पिटक के अंदर हम देखते हैं ज्यादा स्ट्रक्चर करके बुद्धा की रिलीजियस टीचिंग्स को कंपाइल किया गया है। सो द कंटेंट इज वेरी सिमिलर, इट आल्सो इंटेल्स द रिलीजियस टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, हाउएवर द कंपाइलेशन इज मोर स्ट्रक्चर्ड इन कंपैरिजन टू सुत्त पिटक। तो यहां पर हमने देखा स्टूडेंट्स, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल का अकम्पलिशमेंट क्या है, सुत्त पिटक और विनय पिटक बनती है। यहाँ पे आप बुद्धिस्ट मंक जो इसको प्रिसाइड कर रहे हैं उनका नाम याद रखेंगे, जगह का नाम याद रखेंगे और जो रूलर इसको पेट्रोनाइज कर रहा है उसका नाम जरूर याद रखेंगे। विद द स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड फर्दर टुवर्ड्स द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। जो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल है ये वैशाली में होता है एंड दिस इज कंडक्टेड अंडर कालशोक। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि मगध के अंदर 3 मेजर डायनेस्टीज थी, जिसमें हमारे पास में हर्यंक है, फिर शिशुनाग डायनेस्टी है और फिर नंद है। शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग के जो सक्सेसर थे उनका नाम था कालशोक और उनकी रेन में मैंने आपको बताया था एक ही मेजर चीज होती है और वो है कंडक्टमेंट ऑफ सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल। यहाँ पे अगर बुद्धिस्ट मंक की बात करी जाए हु हैड प्रिसाइडेड द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, देन हिज नेम स्टूडेंट्स इज सबा कमी। Apart from that, students, you will see that the major accomplishment or the major event of the second Buddhist council was that
At this point of time, we see that the Buddhist disciples or the disciples of Buddha had started fighting with each other over differences of opinion. डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन इस तरह से हुए, वो लोग जो बुद्धा की एक्चुअल टीचिंग्स में बिलीव करते थे, जो लोग बुद्धा की एक्चुअल टीचिंग्स में बिलीव करते थे, उन्होंने एक तरह से आरोप लगाना शुरू कर दिया उन डिसाइपल्स पे जो ये डिमांड कर रहे थे कि रूल्स के अंदर थोड़ी सी रिलैक्सेशन आनी चाहिए कंसिडरिंग द नीड्स ऑफ द कंटेम्पररी टाइम्स। जो लोग रिलैक्सेशन चाह रहे थे वो महासांघिक कहलाए गए, और जो लोग बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स और ओरिजिनल लाइफस्टाइल के साथ स्टिक करना चाहते थे उनको हम थेरावादी या फिर स्थाविरावादिन कहने लग गए। तो यहाँ पे ये डिवीजन किस वजह से हुआ है? द डिवीजन इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियन। महासांघिक्स वांट रिलैक्सेशन इन द ऑर्डर ऑफ बुद्धिज्म, whereas the Theravadis or the Sthaviravadins want to stick to the original ideology of Lord Buddha. As a result, students, you will see that the former or the Theravadis or Sthaviravadins upheld the orthodox Vinay Pitak, whereas the later favored new rules and their further relaxation. मैंने आपको बताया था कि विनय पिटक क्या है। विनय पिटक में वो रूल्स हैं जो कि गवर्न करते हैं कि संघ के अंदर मंक्स और नन्स कैसे रहेंगे। तो यहाँ पे थेरावाडीज कह रहे हैं जैसा बुद्धा कह के गए थे वैसे के वैसे ही रहना है, लेकिन महासांघिक कहते हैं कि भाई आज के समय को देखते हुए कुछ रिलैक्सेशन देना चाहिए वरना हमारे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है और इसीलिए हम देखते हैं पहला स्किज्म बुद्धिज्म में आता है और ये दो सेक्ट इमर्ज होती हैं। With this, students, let's proceed further and understand about the third council of Buddhism. जो तीसरा काउंसिल है स्टूडेंट्स, ये पाटलिपुत्र में होता है और मौर्यन रूलर, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर अशोक, वो इसको पेट्रोनाइज करते हैं। जो बुद्धिस्ट स्कॉलर इसको प्रिसाइड कर रहे हैं उनका नाम है मोगलीपुत्त तिसा। अकम्प्लिशमेंट की बात करी जाए स्टूडेंट्स तो त्रिपिटक की जो तीसरी किताब है अभिधम्म पिटक, इसको कंपाइल किया जाता है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। इसके बाद में हमारे पास चौथा और फाइनल बुद्धिस्ट काउंसिल आता है जो कि एंशिएंट इंडिया में हुआ है। तो ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है स्टूडेंट्स ये कश्मीर में होता है एंड दिस स्टूडेंट्स दिस पर्टिकुलर काउंसिल इज पेट्रोनाइज्ड बाय अ कुषाण रूलर। कुषाण डायनेस्टी स्टूडेंट्स आपके पोस्ट मौर्यन पीरियड में आएगी। जब मौर्य काल खत्म हो जाएगा तो पोस्ट मौर्यन पीरियड आएगा और पोस्ट मौर्यन पीरियड में हमारे पास एक डायनेस्टी है कुषाण डायनेस्टी। कुषाण डायनेस्टी के सबसे फेमस रूलर हैं कनिष्क, और कनिष्क जो हैं वो कश्मीर में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल कराएंगे। ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल है स्टूडेंट्स इसको प्रिसाइड करेंगे बुद्धिस्ट मंक वासुमित्र। अकम्प्लिशमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम अकम्प्लिशमेंट की बात करें तो यहां पर भी एक किताब बनती है जिसका नाम है विभाषा शास्त्र। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखने की वो ये है कि विभाषा शास्त्र संस्कृत में बनेगी। इससे पहले बाकी जितनी टेक्स्ट बन रही हैं वो पाली लैंग्वेज में बन रही हैं। विभाषा शास्त्र जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में बनेगी और इसको कंपाइल वासुमित्र खुद करेंगे। इसकी थीम की अगर बात करी जाए तो ये उन टॉपिक्स को आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही है जो कि डिफिकल्ट है समझने में। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स कि भाई सोल क्या होती है, लाइफ के बाद क्या होता है, इस तरह के डिफिकल्ट जो कॉन्सेप्ट्स हो गए जिनके बारे में बुद्धा ने बात करी होगी अपनी लाइफ टाइम में, उनको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम चौथे बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि एक डिवाइड आने वाला है। यहां पर हम देखते हैं आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और ज्यादा बढ़ रहे हैं और इस वजह से आज के टाइम पे जो हमारे बुद्धिज्म के दो सबसे मेजर स्कूल्स हैं उनका विभाजन होगा, दैट इज हीनायान एंड महायान। अगर हम हीनायान स्कूल की बात करें स्टूडेंट्स तो ओवर सिंप्लीफिकेशन, देखिए इतना सिंपल नहीं है इसको समझना, हमें सिर्फ ओवर सिंप्लीफिकेशन करनी है क्योंकि बुद्धिज्म में पीएचडी तो करनी नहीं है हमारे को, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। तो यहाँ पे ओवर सिंप्लीफिकेशन करके मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हम हीनायान स्कूल की बात करें तो हीनायान स्कूल की जो रिलीजियस फिलोसफी थी, जो रिलीजियस बिलीव्स थे, कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा स्थाविरावादिन्स या फिर थेरावाडीज से मैच करते हैं।
जबकि अगर हम महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म की बात करें स्टूडेंट्स, तो महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म जो है, इसके रिलीजियस बिलीव्स काफी ज्यादा महासांघिक से मिलते हैं। तो ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन है, इतना सीधा, इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलते हैं सेक्ट का फॉर्मेशन। लेकिन हाँ, अगर हम कोर रिलीजियस फिलोसफी की बात करें तो हिनायान ऑर्थोडॉक्स स्कूल था, जो कि बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग से स्टिक करना चाहता था, जस्ट लाइक स्थाविरावादन्स एंड थेरावाडीज। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, it is talking about changes considering the changing times, and this is something which is also resonated in the religious philosophy of the Mahasanghiks. तो ये आपके स्टूडेंट्स 4 मेजर बुद्धिस्ट काउंसिल्स हो गए। इनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और इनके अंदर जो सेक्ट का विभाजन हुआ है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इनके ऊपर पिछले 2-3 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। विद दिस स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर, और अब हम वन बाय वन हिनायान और महायान स्कूल के मेजर फीचर्स देख लेंगे। 30 साल की उम्र में अपना थ्रोन अबैंडन कर देते हैं और उसके बाद में असेटिक बन जाते हैं। उनके लिए माना जाता है कि वो असेटिक बनने के 84 डेज बाद एनलाइटनमेंट अचीव कर लेते हैं। वो ये क्लेम करते हैं दैट नाउ आई एम एनलाइटेंड। Apart from that, students, you will see that he died at the age of 100 years, and this was nearly 250 years before Mahavir was even born. Apart from that, students, you will see that the followers of Parshvanath used to wear white garments, whereas when I'll start talking about Mahavir, I will tell you that Mahavir used to focus on the idea of not wearing clothes at all. So the concept of nudity is something that was introduced in Jainism by Mahavir, and prior to that you will not find this concept being a part of Jainism. यहाँ पे स्टूडेंट्स इसलिए हम फाइनली जिस्ट में क्या बोलते हैं दैट इवन बिफोर महावीर जैन फेथ एग्जिस्टेड। तो यहाँ पे आप 23वें पूरे 24 तीर्थंकरों के नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल है, तो यहाँ पे हम मेजर तीर्थंकर्स के नाम याद रखेंगे, और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे बुद्धा से महावीर से जस्ट पहले वाले जो तीर्थंकर हैं उन्होंने क्या क्या रिलीजियस टीचिंग्स प्रोपगेट करी थी। With this, students, let's proceed further and start focusing on Mahavir Swami. Now, he was the 24th and the last Tirthankar of Jainism, and because he made Jainism so popular, in popular culture, he is known as founder of Jainism. However, I have destroyed this myth for you already, wherein we have seen that some kind of Jain faith was already existing, as Jain people claim that even before Mahavir, there were 23 Tirthankars. इनकी प्रोफाइल बना लेते हैं फटाफट से, कहाँ पैदा हुए थे, कैसे एनलाइटनमेंट मिला, एटसेट्रा एटसेट्रा। So basically, students, he was born in Kundagram near Vaishali, and he passed away in Pavapuri. This is a place near Rajgriha, so naturally it is located in Bihar. He passed away at the age of 72. Both Buddha and Mahavir were contemporary to each other. Apart from that, students, Siddharth was the father of Mahavir, and he was the head of a clan which is known as Jnatrika. His mother, students, was Trishala, and she was a Lichavi princess. अब अगर आपने वो टेबल पढ़ी होगी जो मैंने आपको महाजनपद पीरियड में दी थी, तो आप देखेंगे कि लिच्छवीज जो हैं ये भी गणसंघ का पार्ट हैं। तो जस्ट लाइक बुद्धा, महावीर भी एक गणसंघ पॉलिटिकल सेटअप से आते हैं। वर्धमान की वाइफ की अगर हम बात करें तो उनकी वाइफ का नाम था यशोदा। वर्धमान leaves his home at the age of 30 and then he decides to become an ascetic. तो कहानी काफी सिमिलर सी है, दोनों के दोनों एक तरह से प्रिंस थे, राजा थे, और फिर ये अपना राजपाट छोड़ देते हैं, सारे मटेरियल ऐशो आराम छोड़ देते हैं, अपने पैलेस से निकल जाते हैं और एनलाइटनमेंट की खोज में निकल पड़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि महावीर जो हैं वो कम से कम 12 साल के लिए वॉन्डर करते हैं और सीवियर ऑस्टेरिटीज में रहते हैं। सीवियर ऑस्टेरिटी का मतलब क्या हुआ, कितनी भी बारिश हो रही है, चाहे बर्फ ही पड़ जाए, ठीक है, वो एक सिंगल पीस ऑफ गारमेंट पहन रहे हैं। वैसे तो इन्होंने क्लोथ्स कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिए थे। उसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स खाना बहुत लिमिट में खाना, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम फास्टिंग पे रहना। तो इस तरह की ऑस्टेरिटीज थी जिनके थ्रू महावीर निकलते हैं, और उसके बाद अपने असेटिसिज्म के 13वें साल में, दैट इज एट द एज ऑफ अराउंड 42 to 43, ही सजेस्ट्स दैट आई हैव नाउ अटेन्ड सुप्रीम नॉलेज एंड आई एम नाउ एनलाइटेंड। After this, students, you will see that Mahavir came to be known as Jina or the conqueror, the great soul, etc. And his followers came to be known as Jain.
तो यहाँ पे जब इनको लिबरेशन मिल जाता है उसके बाद इनको क्या टाइटल मिलता है, जीन का टाइटल मिलता है। इनके अगर हम लिबरेशन की बात करें तो लिबरेशन इनको कहाँ मिल रहा है स्टूडेंट्स, इन अ प्लेस नोन एज जिम्भिका ग्राम, in a place known as Jimbika Gram, under a sal tree, under a sal tree, and this Jimbika Gram is situated at the banks of a river which is known as Rijubalika river. तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि भाई महावीर को एनलाइटनमेंट कहाँ पे प्राप्त हुआ, तो जिम्बिका ग्राम में हुआ था, रिजुबालिका रिवर के तट पे है ये, और साल ट्री के नीचे बैठकर इनको एनलाइटनमेंट प्राप्त होता है। अब जैसे ही एनलाइटनमेंट मिल जाएगा, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट स्टेप, वी आर गोइंग टू एंटर द वर्ल्ड एंड वी आर गोइंग टू शेयर दोज रिलीजियस टीचिंग्स विद अदर पीपल. As a result, students, he gives his first sermon at a place known as Vipulachal Hill, which is located near Rajgriha. तो बिहार के पास में विपुलाचल हिल पे ये अपना पहला सरमन देते हैं. Apart from that, students, you will see that just like Buddha, even Mahavir was patronized by the contemporary rulers of Magad, such as Bimbisar and Ajat Shatru. तो हम देख रहे हैं कि इन लोगों को रॉयल पेट्रोनेज भी आया करती थी. नेचुरली कॉमन लोगों में इतने ज्यादा पॉपुलर हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है, तो जो राजा थे उनकी प्रजा जिसको देख के खुश हो रही है, तो राजा को भी उसको पेट्रोनाइज करना बहुत जरूरी था. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मगध के जो रूलर्स थे वो जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों को ही पेट्रोनाइज किया करते थे. इसके साथ आगे बढ़ते हैं और महावीर की रिलीजियस फिलॉसफी पढ़ते हैं. महावीर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो महावीर ने पार्श्वनाथ यानी कि जो इनके प्रीडिसेसर थे, जो पुराने तीर्थंकर थे, उन्होंने जो भी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स अपनी लाइफ टाइम में प्रीच किए हैं उन सबको एक्सेप्ट किया है. इसके अलावा उन्होंने सिर्फ एक एडिशन किया है पुरानी टीचिंग्स के अंदर. पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ 4 प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, जिसको कहते हैं हम नो लाइंग यानी कि हमेशा सच बोलना है, नॉन इंजरी या फिर नॉन वायलेंस यानी कि कभी किसी को जाने अनजाने में भी और जानबूझ के तो बिल्कुल भी नहीं इंजर करना है या वायलेंस करनी है. अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉन पोजेशन. नॉन पोजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट सिंपली नो एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. जबरदस्ती का गोल्ड सिल्वर, यहाँ तो असेटिसिज्म की बात हो रही है, मटीरियलिज्म से दूर जाना है, तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का एक्विजिशन आपके पास नहीं होना चाहिए. Apart from that, the fourth teaching of Parshvanath was that you cannot receive anything which is not given voluntarily. यानी कि जो चीज दान में मिले बस वही लेनी है, उसके अलावा मुंह से मांग के कोई चीज नहीं लेनी. इन 4 प्रिंसिपल्स में स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है जो कि लॉर्ड बुद्धा ऐड करेंगे, एंड दिस विल बी द प्रिंसिपल ऑफ सेलिबेसी और ब्रह्मचार्य. यानी कि अगर आपको लिबरेशन चाहिए, अगर आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो आपको इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लिबरेशन पा सकते हैं. महावीर कहते थे कि हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, इट इज इन अ स्टेट ऑफ बॉन्डेज, और ये जो बॉन्डेज है ये डिजायर की वजह से बनती है, और ये डिजायर जो है हम पुराने जन्मों से अक्यूमुलेट करते हुए आगे तक लाते हैं. डिजायर का मतलब क्या हुआ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे इतना इंटेलिजेंट होना था, मुझे ये गाड़ी मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, एक्सेट्रा. ये सब डिजायर हैं. एवरी डिजायर विल लीड टू सम काइंड ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. दैट डिससैटिस्फैक्शन स्टूडेंट्स विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट, इट विल लीड टू अ स्टेट ऑफ सैडनेस, इट विल लीड टू अ स्टेज ऑफ एंजाइटी. So that is why, because of the sadness and anxiety which is caused by desire, we say, or Buddha say, Mahavir says that your soul is always in a state of bondage. और ये जो डिजायर है सिर्फ इस जन्म का नहीं है, हम अपने पास्ट डिजायर्स को भी, पुराने जन्म के डिजायर्स को भी कैरी कर कर आगे तक लाते हैं. Apart from that, students, he points that अगर आपको इस डिजायर को हटाना है, if you want to shed this desire, if you want to shed this burden from your soul, then you have to attain moksha. And how do you attain moksha? You attain moksha by following these 3 things. These 3 things include right belief, right knowledge, and right action, which is also popularly known as the Ratnatraya or the 3 jewels of Jainism. तो जैसे बुद्धा ने अष्टांगिक मार्ग की बात करी और जैसे बुद्धा ने मध्यम मार्ग की बात करी, उसी तरह से महावीर जो हैं रत्नत्रय की यानी कि 3 प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन, जिसके थ्रू एक इंसान निर्वाणा अटेन कर सकता है.
यहाँ पे स्टूडेंट्स निर्वाणा की अगर हम बात करें तो अगेन बुद्धा और महावीर दोनों के लिए निर्वाणा का मतलब है शेडिंग ऑफ डिजायर। शेडिंग ऑफ डिजायर, हमारे अंदर जो बर्निंग फ्लेम है ना कि मुझे ये मिल जाए, मेरे साथ ये हो जाए, मेरी तारीफ हो जाए, या समाज में मेरी इतनी इज्जत हो, ये सब डिजायर होता है। ऑल ऑफ दिस डिजायर स्टूडेंट्स विल लीड अस टू स्टेट ऑफ एंग्जाइटी। वी ऑलवेज फील कि ये अचीव नहीं हुआ, ये नहीं मिला, पीछे ऐसे हुआ, आगे ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो इस डिजायर को शेड करने की बात करते हैं बुद्धा और महावीर। और इसके लिए महावीर कहते हैं कि सही बिलीफ, सही इंफॉर्मेशन, सही नॉलेज और सही एक्शंस अगर आप लेंगे तो आप मोक्ष के पाथ पर चलना शुरू कर देंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स महावीर ये भी कहते हैं कि अगर आपको निर्वाणा चाहिए तो आपको सीवियर असेटिसिज्म की लाइफ जीनी चाहिए। नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुद्धा एंड महावीर। बुद्धा की अगर हम बात करें तो बुद्धा क्या प्रोपोगेट करते हैं? बुद्धा प्रोपोगेट करते हैं मध्यम मार्ग। यानी कि वो ये कहते हैं कि ना तो बहुत गरीबी में रहो और ना ही बहुत लग्जरी में रहो, एक मध्यम मार्ग से चलते रहो और ये आपको जिंदगी में लिबरेशन अटेन करने में हेल्प करेगा। जबकि अगर हम महावीर की बात करें तो महावीर एक तो ब्रह्मचार्य के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ब्रह्मचार्य के अलावा वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको निर्वाणा चाहिए तो आपको सीवियर असेटिसिज्म, यानी कि पूरी दीन दुनिया छोड़ दी है, उसके अलावा मटीरियल जो भी हमारे डिजायर्स हैं उन सबको शेड कर दिया है। एक असेटिक की तरह जिंदगी अगर आप जिएंगे वही आपको मदद करेगा निर्वाणा अटेन करने में। Apart from that, students, if we talk about Mahavir and his ideas with respect to God, he used to say that the world was not created by any supreme creator. Rather, he suggested that the world functions according to an eternal law of decay and development. टेक्निकली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी साइंटिफिक लीनिंग्स भी हैं, जहां पे वो ये नहीं कह रहे हैं कि बूम वन डे देयर वाज अ गॉड एंड लेट देयर बी लाइट। No, this is not something that Mahavir believed in. Rather, he believed in a constant process of decay and development according to which the world was functioning. And this is something, students, which is a very beautiful ideology that is associated with Mahavir. Apart from that, students, you will see that just like Lord Buddha, he also rejected the authority of Vedas and the use of unnecessary rituals. जैनिज्म के अंदर अननेसेसरी रिचुअल्स का कोई रोल नहीं था, इनको क्रिटिसाइज किया है महावीर ने और वेदास की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन किया है। However, students, unlike बुद्धा, महावीर ने कभी भी ओपनली कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं किया और मध्यम मार्ग वर्सेस असेटिसिज्म के अलावा इन दोनों की आइडियोलॉजी में जो कोर डिफरेंस है दैट इज ओपनली क्रिटिसाइजिंग कास्ट सिस्टम और नॉट। तो मान लीजिए कि मैं आपको यूपीएससी में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देती हूं कि नीचे दिए गए जो भी आपके पास में स्टेटमेंट्स हैं उसमें से बताएं कि बुद्धा और महावीर इसके बारे में सिमिलर सोचते थे या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको अगर स्टेटमेंट दूं बोथ ऑफ देम रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, तो ये गलत होगा क्योंकि महावीर ने कास्ट सिस्टम के बारे में स्पेसिफिकली ओपनली कभी कुछ भी नहीं बोला। Apart from that, students, you will see that the Jain philosophy had also shared many ideas with the Sankhya school of philosophy, the Sankhya school of Hinduism. यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो इसमें भी आपको साइंटिफिक लीनिंग्स देखने को मिलेंगी। सांख्या स्कूल भी जो था इट वाज अ स्कूल ऑफ रैशनलिज्म एंड लॉजिक एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी वेयर द इन्फ्लुएंस इज कमिंग फ्रॉम। So these were the major teachings of Mahavir, and with this, students, we are going to proceed further and talk about the sects within Jainism. जैनिज्म की जो दो मेजर सेक्ट हैं वो है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का जो विभाजन है स्टूडेंट्स वो एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से होता है। श्वेतांबर कौन होते हैं? श्वेतांबर का कोर टर्म क्या है? श्वेत। श्वेत का मतलब होता है सफेद। तो जो लोग सफेद कपड़े धारण करते हैं उन्हें हम श्वेतांबर जैन बोलते हैं, जबकि दिगंबर जैन वो हैं जिन्होंने क्लोथ्स डिस्कार्ड कर दिए थे। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बचे हुए जो 23 तीर्थंकर हैं उन्होंने कभी भी क्लोथ्स डिस्कार्ड करने की बात नहीं करी थी। दिस इज अ यूनिक पॉइंट दैट वाज ओनली हाईलाइटेड बाय महावीर। नाउ महावीर हाईलाइटेड दैट वन नीड टू डिस्कार्ड देयर क्लोथ्स ऑल टुगेदर, और इस चीज को दिगंबर्स ने फॉलो किया लेकिन श्वेतांबर्स ने नहीं किया, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि जैनिज्म में स्किज्म आ गया एंड इट गॉट डिवाइडेड इनटू दीज टू सेक्ट्स। यहाँ पे श्वेतांबर की अगर बात करी जाए तो श्वेतांबर जो है मगध रीजन से एसोसिएटेड हैं, जिनके गुरु माने जाते हैं स्थल बहु या फिर इनको
स्थूल भद्र या फिर इनको स्थूल भद्र भी बोला जाता है। आगे जाके हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो श्वेतांबर हैं वो दो और सब सेक्ट में टूट जाते हैं, जिसमें से पहली का नाम है स्थानकावासी और दूसरी का नाम है मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक वो होते हैं जो आइडल वर्शिप करते हैं, जो आइडल वर्शिप नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं स्थानकावासी। आगे जाके हम देखते हैं स्टूडेंट्स की स्थानकावासी के अंदर एक और सबसेक्ट बनती है जिनको हम तेरापंथीज बोलते हैं। तो हमने 3 सबसेक्ट के नाम देखे हैं जो कि श्वेतांबर जैन से एसोसिएटेड है। इनको आपको एकदम रट लेना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार बार यूपीएससी में आते रहते हैं। Apart from that students, we have the second major sect of Jainism which are the दिगंबर्स। दिगंबर वो होते हैं जिन्होंने महावीर के कहने पर क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर दिया था, और दिगंबर्स की प्रेजेंस हमें साउथ इंडिया के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है। Basically students, Digambars are associated with a region in Karnataka which is known as श्रवण बेलगोल, और यहाँ पे जो इनके मेन गुरु थे उनका नाम है भद्र बहु। As I've already told you, Digambars do not wear clothes. दिगंबर सेक्ट की अगर बात करी जाए तो ये भी आगे जाके 2 सब स्कूल्स में डिवाइड होता है, एंड दीज 2 मेन ऑर्डर स्टूडेंट्स आर नोन एज मूल संघ एंड कष्ट संघ। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि कैसे श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन हो रहा है, एंड विद इन श्वेतांबर क्या सब स्कूल हैं एंड विद इन दिगंबर क्या सब स्कूल्स हैं। अगेन स्टूडेंट्स ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पॉपुलर हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। चलिए स्टूडेंट्स इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मेजर पेट्रन्स देखते हैं जैनिज्म के। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने वो पेट्रन्स लिए हैं जो महावीर की डेथ के बाद जैनिज्म को पेट्रनाइज कर रहे हैं। बुद्धिज्म की अगर बात करी जाए तो बुद्धिज्म हमारे देश से लगभग 12th सेंचुरी आते आते कंप्लीटली वाइप आउट हो गया था, लेकिन बुद्धिज्म के फॉलोअर्स में एक बार को बहुत उछाल आया था। तो बुद्धिज्म की अगर ट्रैजेक्टरी देखी जाए तो ये बुद्धा है, एकदम से बुद्धिज्म बहुत पॉपुलर हुआ और फिर उसके बाद बुद्धिज्म खत्म हो गया। जबकि जैनिज्म की अगर बात करी जाए तो एक सिंपल लाइन की तरह चल रहा है, ना तो कभी बहुत पॉपुलर हुआ और ना ही कभी इसके अंदर डिक्लाइन आया। इसको कंसिस्टेंट पेट्रनेज मिलती रही, जबकि बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो उसको एक समय पे बहुत ज्यादा पेट्रनेज मिली, और एक टाइम पे हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट को इंडिया में पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, जिसकी वजह से 12th सेंचुरी आते आते बुद्धिज्म वाइप आउट हो गया। कई कारण हैं बुद्धिज्म के वाइप आउट होने के, उसमें से सबसे बड़ा कारण था महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। हमने देखा था कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म जो है इसके अंदर आइडल वर्शिप और रिचुअल्स ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए थे बुद्धिज्म का। अब आइडल वर्शिप और रिचुअल्स की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म में कोई मेजर डिफरेंस ही नहीं रहा। क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मेजर डिफरेंस ही नहीं रहा, इस वजह से बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी कम हो गई। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि समय में आगे जब हम बढ़ते हैं, अर्ली मिडिवल पीरियड खास करके आते आते बुद्धिस्ट को बहुत ज्यादा परसिक्यूट किया जाता था, क्योंकि हमारे जो ज्यादातर रूलर्स थे वो हिंदूज थे, वो ब्राह्मणिकल कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि टाइम एंड अगेन हमारे पास बुद्धिस्ट परसिक्यूटर्स आए हैं, जैसे कि एक दो के नाम मैं आपको बताती हूँ। शशांक ऑफ गौड़, शशांक ऑफ गौड़, गौड़ डायनेस्टी स्टूडेंट्स बंगाल में थी, और ये जो रूलर थे इनके लिए माना जाता है कि इन्होंने जाके बोधि ट्री कट कर दिया। जिस ट्री के अंडर बुद्धा को एनलाइटनमेंट मिली थी उसको काट दिया था शशांक ने। ही वॉज अ स्टॉन्च शेवाइट। ठीक है, इसके अलावा एक और परसिक्यूटर का मैं आपको नाम बताती हूँ, इनका नाम है मीराकुल। मीराकुल ने बहुत सारे बुद्धिस्ट को मारा है। ठीक है, मीराकुल जो थे स्टूडेंट्स ये एक हुण रूलर थे, लेकिन और इंडिया के बाहर से आए हैं ये लोग, लेकिन इंडिया में आने के बाद ये ब्राह्मणिकल कल्चर अडॉप्ट कर लेते हैं। मीराकुल भी खुद को शेवाइट बताते हैं। तो ये दोनों जो हैं ये बुद्धिस्ट को बहुत परसिक्यूट करते हैं, और ये सारे कारण मिलके एक मेजर रीजन बनते हैं कि बुद्धिज्म इंडिया से धीरे धीरे वाइप आउट हो जाता है। जबकि अगर हम जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म में ना तो कभी बहुत उछाल आया और ना ही कभी ठहराव आया, इसलिए वो कंफर्टेबली आगे तक बढ़ा और आज तक इंडिया के अंदर जैनिज्म जो है वो पॉपुलर रिलीजन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि महावीर की डेथ के बाद हमारे पास जो सबसे पहले जैन फॉलोवर आते हैं वो हैं बहुत ही पॉपुलर लीडर एंड द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। He was considered to be a Jain and he is said to have migrated with Bhadrabahu to South India to spread Jainism.
अब ये स्टोरी माइथोलॉजिकल भी हो सकती है क्योंकि कंटेस्टेड स्टोरी है ये, पर हाँ यहाँ पे कोर बात जो है वो ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन फॉलोअर थे। Apart from that, students, you will see that in the early centuries of Christian era, early centuries का मतलब हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेंचुरी एडी, इनके अंदर जो है मथुरा और उज्जैन, मथुरा और उज्जैन मेजर सेंटर्स बने जैनिज्म के। अगर हम अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करें, यानी कि 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स अर्ली मिडिवल पीरियड की अगर बात करी जाए तो हम देखते हैं कि गुजरात में एक डायनेस्टी है, चालुक्याज ऑफ गुजरात, जो कि जैनिज्म को बहुत शेल्टर करते हैं और इस वजह से गुजरात और राजस्थान के अंदर जैनिज्म बहुत ज्यादा फैल जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आज भी अगर आप देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात में जैन कम्युनिटी की तादाद बहुत ज्यादा है। अर्ली मिडिवल पीरियड से हम देखते हैं जैन्स को सबसे ज्यादा शेल्टर ही इन पर्टिकुलर एरियाज में मिलता था। अगर हम राजस्थान की स्पेसिफिकली बात करें तो जैन्स का सबसे फेमस टेम्पल दिलवाड़ा टेम्पल जो है वो माउंट आबू में है, विच इज डेडिकेटेड टू मेनी जैन तीर्थंकर सच एज आदिनाथ एंड नेमिनाथ। Apart from that, students, it'll be important to note that when it comes to South India में भी जैनिज्म पॉपुलर है। हमने देखा दो ग्रुप्स हैं, श्वेतांबर की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर थे और दिगंबर जो थे वो साउथ इंडिया में जाके सेटल हो गए थे। तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अर्ली मिडिवल पीरियड में कई डायनेस्टीज हैं जो कि जैनिज्म को पेट्रोनाइज कर रही हैं, जैसे कि गंगा डायनेस्टी, कादम्ब, राष्ट्रकूट, चालुक्याज एटसेट्रा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन सब के नाम आपको इस तरह से याद रखने हैं कि यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, और आपको 3-4 डायनेस्टीज के नाम दे दिए। फिर आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी डायनेस्टीज थी जो कि जैनिज्म को पेट्रोनाइज करती थी, तो उसका आंसर क्या होगा, जो भी डायनेस्टीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इन सब के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर हम राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करें तो इसके एक स्पेसिफिक रूलर थे जिसने जैनिज्म को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज किया है और इनका नाम है अमोघ वर्ष। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, इन्होंने खुद जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर इन्होंने जैनिज्म को बहुत पेट्रोनाइज किया है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जैन काउंसिल्स का डिस्कशन करते हैं। जैसे बुद्धिज्म के अंदर बुद्धा की डेथ के बाद में हम देखते हैं कि उनके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को कंपाइल करने के लिए उनके डिसाइपल्स की मीटिंग होती है। उसी तरह से हम देखते हैं कि जैनिज्म में जब महावीर की डेथ हो जाती है उसके बाद में जैन काउंसिल्स होते हैं और इन जैन काउंसिल्स के अंदर हम देखते हैं कि महावीर की टीचिंग्स को कंपाइल किया जाता है। एंशिएंट पीरियड में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे और 2 जैन काउंसिल हुए थे। पहला जो जैन काउंसिल है स्टूडेंट्स वो पाटलिपुत्र में हुआ था और इसको पेट्रोनाइज किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने खुद जैनिज्म अडॉप्ट किया था, तो यहाँ पे ये इसको पेट्रोनाइज कर रहे हैं। और मेजर अकम्पलिशमेंट क्या है पहले काउंसिल का, यहाँ पर हम देखते हैं जैन लिटरेचर जो है, जैन लिटरेचर जो है स्टूडेंट्स उसको बोला जाता है, जैन लिटरेचर को बोला जाता है टोटल में आगम, टोटल में इसको बोला जाता है आगम। तो जैन लिटरेचर का जो कॉर्पस है, एक कॉर्पस के अंदर कई किताबें होती हैं, ठीक है, तो एक कॉर्पस में कई किताबें होती हैं, इस एंटायर कॉर्पस का नाम क्या है, आगम लिटरेचर। इस आगम लिटरेचर का कुछ पार्ट हम देखते हैं पहले जैन काउंसिल में बनता है, जिन्हें हम कहते हैं 12 अंग। तो 12 अंग जो हैं, जो कि आगम का पार्ट है, वो पहले जैन काउंसिल में बनते हैं और इनको किनके अंडर कंपाइल किया जा रहा है, स्थूलभद्र के अंडर कंपाइल किया जा रहा है। स्थूलभद्र स्टूडेंट्स वाज द लीडर ऑफ श्वेतांबर्स, हम ऑलरेडी इनकी बात कर चुके हैं, स्थूलभद्र या फिर स्थलबहु, जो कि मगध में श्वेतांबर्स को गाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे स्थूलभद्र के अंडर ये कंपाइल होती हैं और इस वजह से आप देखेंगे कि दिगंबर जो हैं वो इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। दिगंबर कहते हैं कि महावीर की ओरिजिनल टीचिंग्स खो चुकी है, तुम लोग तो वैसे ही कपड़े पहनने लगे हो, एंड यहाँ पे महावीर ने क्लोथ्स डिस्कार्ड करने के लिए कहा था, तो आप लोग जो है उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स में वैसे भी बिलीव नहीं करते, एंड दैट इज वाई वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दी 12 अंग्स। So here students you will see that there is a debate going on between the Shwetambars and Digambars, wherein only the Shwetambars are going to accept the compilation of 12 angs, whereas the Digambars are going to leave the discussion altogether, leading to the divisions between Shwetambar and Digambar.
Proceeding further, students, we have the second Jain council which happened in Vallabhi, Gujarat in the 6th century AD. ये जो पर्टिकुलर काउंसिल था स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे कि आगम लिटरेचर का पूरा कंपाइलेशन हो जाता है। 12 अंग के अलावा हमारे पास में 12 उपंग ऐड होते हैं, छेदी सूत्र ऐड होते हैं और उसके अलावा मूल सूत्र ऐड होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि आगम जो है ये एक किताब नहीं है, ये एक कॉर्पस है जिसमें बहुत सारी लिटरेचर है। 12 अंग पहले ही बन गए थे, 12 उपंग बन रहे हैं, छेदी सूत्र बन रहे हैं, मूल सूत्र बन रहे हैं, जो कि अब जैन लिटरेचर में कंपाइल होंगे। लेकिन इनकी मान्यता जो है वो सिर्फ श्वेतांबर मानते हैं, दिगंबर नहीं मानते। लैंग्वेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो जैन लिटरेचर जो है वो अर्ध मगधी लैंग्वेज में कंपाइल हुई थी। All right, so here students, we see these were the two major Jain councils. What was the aim? The aim was to compile the religious teachings of Mahavir. However, we see that only the Shvetambars believe in these literature that is composed as a part of the Jain councils, whereas the Digambars refuse to believe in it. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा मेजरली मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का डिस्कशन खत्म होता है। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video and don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever the more videos of the crash course are coming. Thank you so much for joining me today.